नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम। मिडिल ईस्ट की महाजंग में अब तक ईरान का डटे रहना सीधे सीधे अमेरिका को बड़ी चुनौती है। ट्रंप ने ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के हर दावे को हवाई करार दिया। ट्रंप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि ईरान के खिलाफ जीत नहीं मिली, या ईरान ने सरेंडर नहीं किया, या फिर ईरान ने समझौता नहीं किया, तो दुनिया भर में अमेरिका की बादशाहत पर खतरा होगा। इसीलिए अब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने 50 फाइटर जेट से ईरान के कई शहरों पर भयंकर हमला किया। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि ईरान जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। इसका दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही भी आ गए हैं, जिसका मतलब है ईरान को बैक सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे में ईरान को हार मानना मुश्किल है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ईरान ने ठान लिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। रिपोर्ट दिखाते हैं। आने वाली है कयामत की रात, ईरान पर बमों की बरसात। अमेरिका इजराइल का निशाना, ईरान का एटमी ठिकाना। ट्रंप नेतन्याहू को धमकी, हूती विद्रोहियों की एंट्री। मिडिल ईस्ट में गदर, ईरान पर कहर। महाजंग में विध्वंस का सायरन लगातार बज रहा है। दिन रात बम बारूदों की आवाज से मिडिल ईस्ट दहल रहा है। ईरान झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका इजराइल बिना झुकाए मानने वाले नहीं। इजराइल ने 50 फाइटर जेट से हमला करके ईरान के कोने कोने को थर्रा दिया। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने बताया कि हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए और कई घंटों तक चले। हमलों में अराक और यज़्द जैसे अहम इलाके शामिल थे। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें हथियार बनाने वाली सैन्य इंडस्ट्री और बैलिस्टिक के साथ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल थी। इसके अलावा अराक में मौजूद हैवी वाटर प्लांट पर भी हमला किया गया, जिसे इजराइल ने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम तैयार करने में अहम बताया। वहीं यज़्द में उस प्लांट को भी निशाना बनाया गया है जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती है। इन भीषण हमलों से बौखलाए ईरान ने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। इस हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए हैं और 5 की हालत गंभीर है। महाजंग में ईरान भले ही कई मौकों पर कमजोर दिख रहा हो, लेकिन ईरान के पलटवार ये बताते हैं कि वो हार नहीं मानेगा। वहीं इस महायुद्ध में हूती विद्रोहियों की एंट्री से ईरान को अब खुलकर बैक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। यमन के हूती विद्रोहियों ने ईरान का समर्थन करते हुए युद्ध में शामिल होने की चेतावनी दी। हूती विद्रोहियों ने ईरान के साथ अपने मजबूत संबंधों को फिर से दिखाया है। हूती विद्रोही ईरान से सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक मदद लेते हैं। हूतियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीधे मिडिल ईस्ट के युद्ध में शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई नई ताकत अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान या उसके सहयोगियों पर हमला करती है या रेड सी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाता है तो वो सक्रिय रूप से युद्ध में उतरेंगे। मिडिल ईस्ट में धधकती जंग की आग लगातार फैलती जा रही है।
ट्रंप भले ही साइलेंट होते दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप कब क्या कर दें ये सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये महाजंग अब धीरे धीरे दुनिया भर में अमेरिका की बादशाहत से जोड़कर देखी जाने लगी है। ऐसे में ट्रंप इस युद्ध को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय ईरान के लिए कितना भयानक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शुभदा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। और साथ ही आपको बता दें कि गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद जॉन आबिदी हमारे साथ ईरान से जुड़े हुए, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं AI मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजेश साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊँगी। एक तरफ ये युद्ध जो है लगातार अपने विध्वंसक स्तर पर है। ईरान पर अभी भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सीज फायर की बातें भी हो रही है। सर, क्या लग रहा है, एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ और ये वॉर जो है इसका दी एंड नजर नहीं आ रहा? देखिए, कोई भी वॉर बहुत ही भयानक होता है और आजकल हम देख रहे हैं वॉर बहुत दिनों तक चलता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पहली बार आई है। यहाँ यूक्रेन और रशिया का वॉर 4 साल से ऊपर से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ ये जो इजराइल और ईरान का वॉर है, या अभी कहते हैं जो और बढ़ गया है, अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर है, बहुत दिनों से ये भी चल रहा है। 7 अक्टूबर 2025 में 23 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब हमास ने इजराइल के ऊपर में एक हमला लगाया था। शुरू में तो वॉर चल रहा था ईरान और उनके प्रॉक्सीज के जरिए, हमास, हिजबुल्लाह और हूती। और अलग बात ये थी कि इजराइल और ईरान आपस में उनकी बाउंड्री नहीं थी, तो हवाई हमले ही होते आ रहे थे। हाँ, उनके प्रॉक्सी जो जरूर हैं, हिजबुल्लाह और हमास के साथ लड़ाई चल रही है। इसने गति पकड़ी पिछले जून के अंदर, जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 10-12 दिनों के अंदर अमेरिका कूद पड़ा और ईरान के जो यूरेनियम वेपन एनरिचमेंट संबंधित जगहें थी, या रिसर्च के रिएक्टर्स थे, या स्टोरेज प्लेसेस थे, इस्फहान में हो, नितांज में हो, या कहीं और हो, उनमें अच्छी खासी बमबारी की और 10-12 रोज के बाद में वो चुप हो गए, ये सोच करके कि काफ़ी क्षति हो गई है। और ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात ये थी, उनके और ईरान के बीच में बातचीत चल पड़ी थी। बातचीत तो चलती रही और तीसरे दौर या दूसरे दौर के बाद में पिछले महीने ये शायद संभवतः ईरान भी राज़ी हो गया था, जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन इनरिचमेंट के बारे में या वेपन ग्रेड इनरिचमेंट के बारे में और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, और सोच रहा था मंडे को हम बातचीत करेंगे। वो मंडे का मतलब था वो शायद 2 मार्च होता, मगर 18 तारीख को ही अमेरिका और इजराइल के साथ साथ बिल्कुल ब्रिजेश जी, एक तरफ बातचीत का दौर था और उसी दरमियान जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया। मोहम्मद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर अभी ईरान में जमीनी स्तर पर क्या वो तस्वीरें हैं? क्योंकि अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, प्रस्ताव भी रखा गया। क्या बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं है? क्या ईरान नहीं चाहता कि वापस से मुल्क में अमन और शांति रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और अपने देशवासियों को यहाँ ईरान से सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। और आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि बात कौन करने के लिए जा रहा है, बात करने के लिए कौन प्रस्ताव दे रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करने के लिए प्रस्ताव वो दे रहा है कि जिसने बातचीत के दरमियान 2 मरतबा धोखा दिया है, और 2 मरतबा बहुत बड़े बड़े धोखे दिए हैं। तो अब मुल्क में शांति रहे, या ईरान जो है वो वहाँ पे शांति है या शांति नहीं है। अगर आप ईरान के अंदर की
खबरें जानना चाहे तो मैं एक जुमले में कहना चाहूँगा, यहाँ पे किसी किस्म के पैनिक का माहौल नहीं है। यहाँ पे सारे ऑफिसेस खुले हुए हैं, यहाँ पे सारे काम धाम अपने जिस तरीके से जो है वो आम दिनों में चलते थे वैसे ही चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, दुकानें वगैरह की कोई पैनिक नहीं है, कुछ कमी नहीं है। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि अभी ईरान ने सीधे तौर पे कहा है कि हमारी शर्तें हैं और हम अपनी शर्तों के ऊपर जंग रोकेंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है या ये धारणा आ रही है हमारे जहनों में कि मतलब अमेरिका जो है बहुत सुपर पावर है और अगर वो चाहेगा तो जंग शुरू करेगा और वो चाहेगा तो जंग बंद की जाएगी, अभी वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो मिट चुका है सर। तो मैडम, ठीक है, अब ईरान अपर हैंड है। अब ईरान कह रहा है हम अपनी शर्तों के ऊपर और जब हम चाहेंगे तब हम ये काम करेंगे। और अमेरिका छटपटा रहा है, इसराइल छटपटा रहा है, क्योंकि उनका जो सुपर पावर और उनका जो है मैं जो चाहूँ करूँ और मेरी जो आर्मी है बहुत ग्रेट है। अभी ईरान की तरफ से कुछ भी यानी बातचीत करने के लिए कुछ भी प्रस्ताव नहीं दिया गया, जो कुछ आ रहा है उधर से आ रहा है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अमेरिका और ट्रम्प जो है वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारी बाहरी क्या हालत है, हमारे अंदर की क्या हालत है। अंदर भी हालत खराब हो रही है। चार्ली कर्क को मरवाया इसलिए कि चार्ली कर्क बार बार कह रहा था, मागा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसने मागा को जो है वो आगे बढ़ाया था, वो बार बार कह रहा था कि ईरान के ऊपर हमला मत करो, इमरान तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको बर्बाद नहीं, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ वो बेहतर है। बाद में समझ में आ गया। इसमें इसराइल ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई ट्रम्प को कन्विंस करने के लिए। और उसमें भी ट्रम्प के दामाद जो खुद यहूदी है, जूस है, वो क्या कहते हैं ज़ायनिस्ट है, और साथ ही साथ जो है वो क्या कहते हैं विटकाफ ने गलत खबरें दी, उस तक पहुंचाई, और जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है और दुनिया परेशान है। मैं यहाँ पर एक बात बताइए, क्योंकि ये ताउन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि इस युद्ध को खत्म करते हैं, सीज फायर करते हैं, कुछ शर्तें रखी गई है। ये ईरान के ऊपर है कि उन शर्तों को ईरान मानता है या नहीं। लेकिन अमन कायम शांति के लिए क्या ईरान की तरफ से आने वाले समय में कोई पहल हो सकती है? अमन और शांति, ईरान तो अमन के लिए बात ही कर रहा है। ईरान तो बात ही कर रहा है। ईरान तो कह रहा है कि भाई सीज फायर नहीं होगा, एंड ऑफ वॉर होगा। यानी वॉर पॉज ये वाला सिलसिला चलने वाला नहीं है अब, क्योंकि 2 मरतबा 3 मरतबा देखा जा चुका है कि एक मरतबा 12 दिनों की जो जंग हुई वहां पर बीच बातें चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, बीच में ट्रंप ने धोखा दिया, इसराइल के उकसावे में फिर हमला हो गया। उसके बाद जो है वो फिर ये वाली जंग जहाँ पर सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, टॉप लीडरशिप को गिरा दिया गया, सोचा गया था कि रिजीम चेंज हो जाएगी, नहीं हो पाई। ये बार बार धोखेधड़ी वाला चक्कर अब नहीं है। अब सीधे सीधे एंड ऑफ वॉर और हमारी शर्तों के ऊपर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अब दोबारा वॉर नहीं होगी। ईरान का कंपनसेशन, जो ईरान का खर्चा, जो ईरान के जो नुकसानात हुए हैं उसको आपको भरना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस एरिया से, इस रीजन से अमेरिका को निकलना पड़ेगा। ये इनकी मेन शर्तें हैं और जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी ईरान वॉर नहीं रोकेगा। और इस पूरे रीजन, न खाली ईरान में, इस पूरे रीजन के अंदर, पूरे खाड़ी में अमन और शांति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से अमेरिका निकले, और इसका इशारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए कि ओमान ने सीधे सीधे ही बात कही है। मोहम्मद साहब, माफी के साथ रोकूंगी, आगे आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की है। मिडल ईस्ट जंग पर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन क्रिएट है उसको लेकर मंथन किया गया। ऊर्जा ठिकानों पर हमला निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्टेट ऑफ हार्मोज से सुरक्षित आवाजाही के पक्षधर है। पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए धन्यवाद भी प्रकट पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। तो आपको बताते चले कि बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए इन तमाम चीजों का जिक्र किया। मोहम्मद साहब, आपके पास ही आऊंगी, प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। आऊंगी मैं आपके पास। आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और वो पोस्ट इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी है। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा को लेकर भी बातचीत की है और उन हमलों की भारत
की तरफ से निंदा भी की गई है और हम नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर सहमत हैं। मैंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद भी प्रकट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा एक्स पर इसका जिक्र किया गया है, तमाम चीज़ों का जिक्र, और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, प्लीज़ फटाफट आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। मैं बात यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ कि लोग अपने अपने जो है वो ट्वीट दे रहे हैं, अपने अपने जो है वो मैसेजेस दे रहे हैं। अभी तक किसी की तरफ से ये बात नहीं आई है। सब बातें कर रहे हैं क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तेल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, सारे ममालिक जो है दूसरे भी जो देश हैं वो परेशान हैं। लेकिन अभी तक किसी की तरफ से, मैं इतने न्यूज़ चैनल्स को देख रहा हूँ, सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, किसी ने अभी तक आने के बाद ये नहीं कहा कि पीड़ित कौन है, हमला किसके ऊपर किया गया, वॉर क्राइम किसी ने कोई निंदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने अगर जो है वो रिटेलिएट किया, और ईरान ने जब सऊदीया के ऊपर या कुवैत के ऊपर या यूएई के ऊपर जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां के ऊपर जब हमला किया, और बताते हुए हमला किया कि अगर रीजन में हमारे ऊपर हमला होगा अमेरिका और इसराइल की तरफ, तो रीजन में जहां जहां भी अमेरिकी इंटरेस्ट हैं उनको हम टारगेट करेंगे, और टारगेट कर रहे हैं। अभी जो लोग निंदा कर रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इन्होंने पहले ये क्यों नहीं कहा कि ये वॉर क्राइम है, किसी मुल्क के जो सुप्रीम लीडर है उसको मार दिया गया, उनकी टॉप लीडरशिप को मार दिया गया। इस बात के ऊपर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है? आप लोगों के भी द्वारा ये बातें होनी चाहिए, उठाई जानी चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए गैस बिल्कुल मोहम्मद साहब, ये वॉर क्राइम भी है और ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन भी है। जी कानून का उल्लंघन किया है। बिल्कुल आऊंगी मोहम्मद साहब, आपके पास आऊंगी। मैं यहाँ पर एक बात करना, मेरी बात पूरी हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है पूरी बरादरी से कि आप ये बताइए कि जब ईरान के ऊपर हमला किया गया, ये अमेरिका और इसराइल वॉर क्रिमिनल हैं, जब इन्होंने ये काम किया, ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो त्राही मची हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ईरान है या अमेरिका और इसराइल है? ठीक है मोहम्मद साहब, इसका जवाब ठीक है मोहम्मद साहब, इसका जवाब देंगे। टाइम है, हमारे पास पूरा टाइम है। आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी गौरी शंकर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। गौरी शंकर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान जो है एंड ऑफ द वॉर चाहता है, ईरान लड़ रहा है अमेरिका से, इजराइल से, लेकिन ईरान अब एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है वो काफ़ी निंदनीय है। एक तरफ अब ये वॉर क्राइम भी है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कानून का एक उल्लंघन भी है। नमस्कार तरुणम जी और सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक इस वार की बिगनिंग का प्रश्न है, ये सभी लोग मानते हैं कि ये वार गलत तरीके से शुरू हुआ है। इसमें ईरान के साथ जब नेगोशिएशन चल रहे थे तो उनका इंतजार करना चाहिए था बजाय उनके ऊपर अटैक करने का। अगर नेगोशिएशंस बिल्कुल फेल होते तो फिर कोई ऑप्शन दूसरे सोचे जा सकते थे। तो इसमें जो इमीडिएटली उन्होंने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, इसका सभी लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने और इजराइल ने किया वो गलत किया। लेकिन अब समस्या ये है कि उसको तो आप वापस ले नहीं सकते, जो हो गया वो आगे चल रहा है, उसको आगे क्यों बढ़ाया जाए, ये प्रश्न पैदा होता है। क्योंकि आगे बढ़ाने से समस्याएं और बढ़ेंगी, सुलझेंगी नहीं, मासूम लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा बहुत इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा और गल्फ कंट्रीज में भी काफ़ी तबाही हो सकती है। ईरान में तबाही ऑलरेडी हो रही है, और ज़्यादा होगी। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सभी दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि अब वापस वो डिप्लोमेसी में आए और इस वार को किसी तरह से ख़त्म किया जाए। तो अभी जो पहल चल रही है इसको ख़त्म करने के लिए, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बात की है सऊदी प्रिंस से, इसके पहले ईरानियन प्रेसिडेंट से उन्होंने बात की थी, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी उनकी बात हुई है। तो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि सभी पक्षों को एकमत करके कुछ सहमति बनाई जाए कि डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़े। अभी जो 15 पॉइंट डिमांड अमेरिका की तरफ से हैं और जो 5 पॉइंट डिमांड ईरान की तरफ से हैं, उनमें तो कहीं तालमेल बिल्कुल नज़र नहीं आता है। उनमें तो जो है बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट डिमांड्स हैं और उनकी मैं नहीं समझता कि उन डिमांड्स को लेते हुए कोई डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी तो संभावना यही जताई जा रही है कि ये युद्ध और आगे जाएगा। अमेरिका जो है वो ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान सब गल्फ देशों को और अमेरिका को धमकी दे रहा है। अब ईरान में भी जो है
कुछ देखिए कुछ गलतियां रही हैं ईरान की तरफ से। एक तो ये है कि जो इन्होंने इजराइल के एग्जिस्टेंस को नकारा है बिल्कुल कि हम आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसको उनको दोबारा सोचना चाहिए था कि किसी देश का एग्जिस्टेंस या किसी जाति या धर्म वालों का एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना ठीक नहीं है। पर्टिकुलरली ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, तो को एग्जिस्टेंस का अधिकार सबको है। तो सर ये कहना दूसरी गलत चीज नहीं ये होगा है, कि एक रीजनल वॉर जो है वो ग्लोबल वॉर में तब्दील हो गया है? अभी ये संभावना नजर आ रही है, क्योंकि अगर ये खाड़ी के देश इसमें कूद पड़ते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा रीजनल नहीं ग्लोबल वार हो जाएगा। और अगर हूती रेड सी को बंद करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड भी पूरी तरह से अफेक्ट होगा। फिर और भी कई देशों को हो सकता है इसके अंदर आना पड़े, चाइना और रसिया भी बैठे हुए हैं। तो अगर और देश इसमें कूद जाते हैं तो ये ग्लोबल वार और बड़ा डिस्ट्रक्टिव डायमेंशन ले सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए अभी भी समय रहते इस पे प्रयास करने चाहिए। अगर अमेरिका ने और ज्यादा हमले किए और अगर उन्होंने अपने ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारे बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। और एक समस्या एक चीज उलझेगी, साफ फिर है कि दंगल बन फिलहाल जाएगा। इस युद्ध का कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा है। बनी रहिएगा सर। शुभदा जी भी हमारे साथ हैं। शुभदा जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिचुएशन इस वक्त क्या है मिडल ईस्ट में, खाड़ी देश की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर सऊदी अरब की भूमिका को? तरुण जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज़, मैं सऊदी अरेबिया गई हूँ और हमारी जो एम्बेसी वहाँ पे कार्यरत है वो काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसीज में से है वेस्ट एशिया में। जहाँ तक बात रही कि आपने कुछ, हमारे पैनलिस्ट ने कुछ मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा ये है कि कहने और करने में अंतर होता है। ईरान ने अगर ये चैंट किया दैट टू अमेरिका या इजराइल तो कब किया? अहमदीनेजाद ने कब किया? तो अगर उसको किया भी तो क्या ईरानियन IRGC के या कुछ के फोर्सेस इजराइल में जाके परमिएट करके वहाँ के इजरायली न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा उन्होंने? सिविलियंस को मारा उन्होंने क्या गाजा जब ये जेनोसाइड चल रहा था उसमें उन्होंने क्या हमास को कतर से जो फंडिंग मिलती थी उसका परमिशन किसने दिया था? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। क्या उनको ये पता नहीं था कि 7 अक्टूबर होने वाला है? उनको 1 साल पहले से पता था कि 7 अक्टूबर होने वाला है। और इजराइल खुद ही हैनिबल डॉक्ट्रिन फॉलो करता है, जब वहां खुद ही अपने IDF के लोगों को मारता है। तो हसबरा तो उनका बहुत कायम है। जहां तक बात रही कि ईरान के ऊपर अभी जो हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा और तेल नहीं मिल रहा इसलिए दुनिया बहुत अचरज में है, ये बात बिल्कुल सही है। गाजा में आज बच्चों को हियरिंग लॉस के साथ वो पैदा हो रहे हैं, औरतें मर रही हैं, हाइपोथर्मिया से एक दिन का बच्चा मर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इन लोगों को हमास डिक्लेयर करके इनके ऊपर जो इनोसेंट सिविलियन डेथ किया गया, इसके बारे में किस इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने क्या किया? अरेस्ट वारंट डाल दिया, तब भी नेतन्याहू US जाते हैं। उसके बाद ईरान का जहां तक बात है, ये जो प्रोजेक्ट है ये ईरान को ऐसा नहीं था, ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था। इनफैक्ट अयतुल्ला खामेनी, अयतुल्ला का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, अयतुल्ला खामेनी ने फतवा डाल के रखा हुआ था न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे। IRGC डेवलप नहीं कर रहा था, ना आर्टेश डेवलप कर रहा था, ना कुद्स डेवलप कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू 1994 से इस बात पे लगाए हुए हैं। इनफैक्ट जब ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय भी वो व्हाइट हाउस गए थे। मोसाद के चीफ चाहते थे कि JCPOA के टाइम पे ईरान पे सैंक्शंस ना लगे, जब वहां पे बात हो रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अलाउ नहीं किया मोसाद के चीफ से अमेरिकन लॉ मेकर से मिलने के लिए, क्योंकि ईरान, एंटी ईरान उनका भी रेटरिक था। तो अगर आप ईरान को बोल रहे हैं कि ईरान डेट टू अमेरिका का चैंट कर रहा है, तो आप नेतन्याहू को भी बोलिए कि वो इस तरीके से क्यों पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज है, जहां तक बात रही कि एक वॉर शुरू किसने किया, खेल उसको लीड कौन कर रहा है? ट्रंप लीड कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप हो जाएगा। ट्रंप लीड कर रहे हैं, जिनकी पूरी फैमिली मिलियंस ऑफ डॉलर्स 9,500 करोड़ पैसे कमा चुकी है इस वॉर के कारण। और कौन लीड कर रहा है इसमें? पीट हेग्सेट, जो 10 साल तक न्यूज एंकर थे फॉक्स एंड फ्रेंड्स में। और कौन लीड कर रहा है? JD वैंस, जिन्होंने नेतन्याहू को कल कॉल करके बोला है कि आपके मोसाद का सारा डिटेल गलत था। कौन लीड कर रहा है? ईरान के ऊपर अटैक करने के 4 रीजन थे। पहला ये रीजन था कि उसी से जस्ट पहले जितना भी ट्रंप ने इलीगल टैरिफ लगाया था पूरे देशों के ऊपर, वो उसका वर्डिक्ट आ गया था। उसमें जो एडवोकेट थे नील कात्याल, वो इंडियन अमेरिकन है। पहला तो मुद्दा यह था कि डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, ग्रीनलैंड काम नहीं कर रहा था।
दूसरा था कि एप्स्टीन फाइल्स का डिस्क्लोजर। एप्स्टीन फाइल्स में ये जो पूरा का पूरा मोसादी रिंग है और जो जायनिस्ट विंग है, ये बच्चों को ना मारते, प्रोस्टिट्यूशन और बच्चों को खाते भी थे। और इसमें बहुत लोगों का नाम है, यहाँ तक कि उनके अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लटनिक, 10 साल तक वो एप्स्टीन के घर के बगल में नेबर थे। तो और तीसरा चीज है रूपर्ट मर्डॉक का पूरा मीडिया एम्पायर। और चौथा चीज है इजराइल में इलेक्शन होने वाले थे। नेतन्याहू को ये चीज बिल्कुल अच्छे से पता है। भले आईडीएफ के चीफ ने कल ही बोला है कि आईडीएफ पूरा फटीग में है, नेतन्याहू को ये चीज पता था कि उसके ऊपर 4 करप्शन केसेस हैं और अगर वो वॉर को, 7 फ्रंट वॉर को और आगे नहीं बढ़ाएगा तो उसकी कुर्सी हट जाएगी। आज उसी के कारण इजराइल में इमरजेंसी है। तेल अवीव और हाइफा रहने लायक नहीं बच शुभदा जी, चुके हैं। इसीलिए इस वॉर को साइकोलॉजिकल वॉर भी कहा जा रहा है। बने रहिएगा आप सभी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडल ईस्ट में महाजंग से दुनिया भर में असर पड़ रहा है। रूस 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा। 1 अप्रैल से बैन शुरू होगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में महाजंग से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और जाहिर तौर पर अब हर एक सेक्टर में इसका असर देखने को मिलेगा। दुनिया भर में इसका असर हो रहा है और रूस अब 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा। 1 अप्रैल से बैन शुरू हो रहा है। आपको बताते चलिए कि आने वाले समय में स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। और लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास ही आऊँगी। हर एक दिन बदलती तस्वीरें आ रही है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। सर, क्या लग रहा है, इस जंग में अमेरिका जीत चुका है या फिर अमेरिका का जो मकसद था अभी वो कामयाब अपने मकसद में डोनाल्ड ट्रंप नहीं हुए हैं? सर प्लीज ऑडियो अनम्यूट करिएगा। थैंक यू। जंग के बारे में एक बेसिक्स कुछ बताना चाहता हूं, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी दर्शकों को। उसके पहले ये भी बताना चाहूँगा कि जो अपने ईरान के गेस्ट हैं बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगा ईरानी भाई साहब से हिंदी में बातचीत। मैं इंडियन सर, आई एम इंडियन। यू आर इंडियन? मैं इंडियन हूँ, आई बिलोंग टू जौनपुर। अरे साहब, फिर तो एनीवे यू स्पीक वेल इररिस्पेक्टिव, वी आर फ्रॉम जौनपुर। देखिए, कोई भी जो वॉर होती है, एक डेफिनेशन हम लोग कहते हैं वॉर टर्म में, इट्स अ वूका मोमेंट। वी इज फॉर वोलेटाइल, यू इज फॉर अनसर्टेनिटी, सी इज फॉर कॉम्प्लेक्सिटी और ए इज फॉर एम्बिग्यूटी। और सारी चीजें इस वॉर में जो है मौजूद हैं। बहुत यहाँ पे जो हम सुन भी रहे थे कि मॉरलाइजिंग कर रहे थे, ये सही है ये गलत है। कोई सही गलत नहीं होता है, ये नीति है और नियम है नेचर का। यू हैव टू बी पावरफुल, यू हैव टू बी पावरफुल टू सर्वाइव। ये नाइसिटीज से दुनिया नहीं चलती है। रियल पॉलिटिक्स इज लॉट मोर कॉम्प्लेक्स एंड सो इज दिस लेगेसी इशू ऑफ ईरान वर्सेस इजराइल, ईरान वर्सेस द वेस्ट, गल्फ स्टेट्स वर्सेस ईरान। वो चलता रहता है और चलता रहेगा। तो इस वॉर की जहां तक बातचीत है, ये बड़ा क्लियर है। 2 तरह से लड़ा जा रहा है आजकल। एक तो मिलिट्री ऑपरेशंस, वो भी नया है। मिलिट्री ऑपरेशंस में फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लड़ाई करती है, कॉन्टैक्ट होता है, काइनेटिक्स होते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है। इसका मतलब इसमें आर्मी या बूट्स ऑन द ग्राउंड या पैदल सेना हिस्सा नहीं ले रही है। लेना भी मुश्किल है, क्योंकि जो बाउंड्री है, जो चौहद्दी है। क्योंकि सर इस वॉर में हमने साइकोलॉजिकल वॉर भी देख लिया, प्रॉक्सी वॉर भी देख लिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड भी जल्द देखा जा सकता है। ठीक है, वो क्या तो ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। उन्होंने मूव किए हैं, मेरीन्स मूव किए हैं, एयरबोर्न डिवीजन के ट्रूप्स मूव किए हैं, बट कितनी मात्रा में क्या है ये नहीं पता रहता है। तो आजकल तो साई ऑप्स, ग्रे जोन ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन वॉर, ये सब लड़ाई का हिस्सा है। अपनी पैतरेबाजी करते रहते हैं, एक फॉल्स फ्रंट क्रिएट करते हैं। लेकिन मिलिट्री की तरफ से 2 चीज बड़ी क्लियर है। असमानता जो है इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फीयर में यूएस की और ईरान की बहुत बहुत दूरी है उसके बीच। आफ्टर ऑल उसकी इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर कितनी देर तक सस्टेन कर सकती है, ये सोचने की बात है। ईरान 30 डेज, एक्चुअली 28-29 दिन से ये झेल रहा है। तो ये कब तक झेलेगा, ये एक बात है। दूसरी बात, ईरान के पास प्रॉक्सीज भी हैं। हमस तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह और हुतीज है।
ये कब तक लड़ाई कर सकते हैं, कब तक इसमें साधन आ सकते हैं। तीसरी बात इंटरनेशनल सपोर्ट की है। चीन और रशिया माने जाते हैं कि ईरान के साथ है। चीन कुछ भी नहीं देता है, चीन मुफ्त में कुछ भी नहीं देता है, आर्मेंट्स की तो बात दूर रही। हाँ, रशिया के साथ में उसके संबंध हैं, लेकिन बेचारा रशिया 4.5 साल से जूझ रहा है यूक्रेन। तो जहां तक ड्रोन्स का सवाल है, आपस में आदान प्रदान होता है, हो रहा है। इसके अलावा लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है लड़ाई के अंदर। अगर इजराइल पिछले 2-2.5 सालों से चुन चुन करके IRGC कमांडर्स को हलाक करता है, उनको मार देता है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देता है, और अभी उनके खमेनी साहब को ही मार दिया गया है, तो वैक्यूम तो होता है, आप कुछ भी बात कर लें। और चौथा है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, लोगों का कितना सपोर्ट है। ईरान चूंकि बंद है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भी शासन वहाँ पे एक तरफा रहा है, डंडे का शासन रहा है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कम आ रही है बनस्पति की, अमेरिका से और इजराइल से, तो उसका भी आकलन लगाना गलत होता है। तो ये कहना कि कितना है, कब तक चलेगा, मुश्किल है। तो ये एक मिलिट्री वॉर रही है। दूसरी वॉर रही है तेल की वॉर। हॉर्मुज की जो ज्योग्राफी है इस तरह से है कि उसकी एडवांटेज ठीक है बिजय साहब, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडल ईस्ट में महाजंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इराक ने अपना एयर स्पेस 31 मार्च तक के बंद कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, और ऐसे में लगातार हर एक मुल्क की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो मिडल ईस्ट में महाजंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज 29वां दिन है, लगातार ईरान के ऊपर जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है। हालांकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ऐसे में इराक ने अब अपना एयर स्पेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया। खास मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ। मोहम्मद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। हर एक दिन बदलती तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं खतरनाक तस्वीरें हैं। और जैसा कि गौरी शंकर साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ गलतियां ईरान से भी हुई है, इजराइल के एक्सेस पर सवाल या निशान खड़े किए गए। क्या लग रहा है कि वाकई ईरान से कुछ गलतियां हुई हैं रिजीम चेंज को लेकर, या फिर वहां के ही लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ जो मुखालिफत कर रहे थे? देखिए, मैं बहुत जल्दी क्यों, मुझे दूसरी जगह के ऊपर भी जाना है, भी मेरा टाइम हो गया, उधर से भी कॉल आ रही है। बस मैं अपनी आखिरी बात यहाँ पे कहूँगा। अभी सर ने, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा है। ईरान ने क्या गलतियाँ की, ये उनका अपना आंकलन है, ये उनकी अपनी एनालिसिस है। रही बात जहाँ तक जो है वो रेजिम की, इन्होंने कहा है कि अभी तक बाहर खबरें नहीं आ रही हैं, तो इसराइली की खबरें कहाँ से बाहर आ रही हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि कह रहे हैं जंग हो रही है, और जंग में जो है वो एक तरफ ये होता है, एक तरफ वो होता है। असल बात जंग में होती है हक की और बातिल की, जस्टिस की और इनजस्टिस की। इस वक्त हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हम सभी से सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, कि इस वक्त जुल्म किसके ऊपर हुआ है, अटैक किसके ऊपर हुआ है। ईरान वो कंट्री है कि जिसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हमला शुरू नहीं हुआ ईरान की तरफ से कभी भी। आप उठा के देख लीजिए कि ईरान ने जब से जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जब से इस्लामिक रिवोल्यूशन ईरान में आया है, अमेरिका और उसके अलायंस ने सद्दाम को उकसाने के बाद जो है ईरान के ऊपर हमला करवाया। 8 साल तक ये जंग चली। उसके बाद से अमेरिका की तरफ से मुसलसल ये सैंक्शंस लगते रहे ईरान के ऊपर, वहाँ की इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ईरान सर्वाइव कर रहा है, बहुत ही कुदरतमंद तरीके से और बहुत ही मजबूत तरीके से सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद से जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इसराइल और अमेरिका ईरान को परेशान करते रहे। ईरान ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो रास्ता अपनाया था वो बातचीत का रास्ता अपनाया था, अपने हक का मुतालबा किया था। उसके अलावा अभी तक ईरान ने कभी किसी के ऊपर ना जुल्म किया, ना ही हमला किया, और ना ही किसी के हक को गस्ब किया, ना ही किसी के हक को जो है वो लेने की कोशिश की। दूसरी तरफ से आप देख लीजिए, इसराइल मुसलसल गजा वालों को मारता चला आ रहा है, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करता चला आ रहा है। इसराइल एक थ्रेट है, न खाली गजा और ईरान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। इसराइल कह रहा है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, हम सऊदीया के ऊपर भी कब्जा करेंगे, हम जॉर्डन के ऊपर भी कब्जा करेंगे, सीरिया को जो है दमिश्क तक वो पहुंच गए, दमिश्कस तक, वहां पर भी वो पहुंच गए। जनाब, आप लोगों को जो है वो कम से कम इतना तो जो है वो सोचना चाहिए कि हक किधर है, जस्टिस कौन कर रहा है, इनजस्टिस के साथ कौन है, बढ़ बढ़कर लोगों का असैसिनेशन कौन कर रहा है, मजलूमों के ऊपर जुल्म कौन कर रहा है, ये बात उठानी चाहिए। जी नहीं, ऐसा प्राकृतिक नहीं है कि मतलब जो है प्रकृति में ऐसा होता है कि एक जो है मारता है, एक जो है मरता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति कहती है कि जिस तरफ हक है आपको उसका साथ देना चाहिए, और जिस तरफ जुल्म है आपको उसकी मुखालिफत करनी चाहिए।
जबान से निकल नहीं रहा है कि आके आए पूरी दुनिया आने के बाद अमेरिका और इसराइल के ऊपर दबाव डाले कि तुम पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा रहे हो, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में परेशानियां आ रही हैं। आज ये जो मिडिल ईस्ट, आज ये भारत, आज दूसरे ममालिक जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसकी असल वजह अमेरिका और इसराइल है। इतनी सी बात है। आके आप ईरान को कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बातचीत कर ले, उधर से जो है वो उनकी बातें शर्तें मान ले। किससे बातचीत की जाएगी सर? आप बताइए मैडम, किससे बातचीत की जाएगी? किसके ऊपर भरोसा किया जाएगा? अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, इसराइल के ऊपर भरोसा किया जाएगा कि जिन्होंने 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा जो है वो बीच बातचीत में हमला किया है? तो ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको। ये जमानत कौन देगा? ये गारंटी कौन देगा? मोहम्मद साहब, लेकिन फिर यही है ना कि किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा सर, फ्रंट लाइन पर आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। कौन आएगा? सवाल यही है कि सर कि कौन सा वो ममालिक है जो आएगा, जो सपोर्ट करेगा, जो मध्यस्थता करेगा? ईरान आगे आ रहा है, ईरान आगे आया हुआ है। ईरान ने आने के बाद सुप्रीम लीडर का पहला जो पैगाम आया, उसने आने के बाद ये कहा कि हम खाड़ी में अमनो अमान चाहते हैं, अमनो अमान चाहते हैं, तहफ्फुज़ चाहते हैं, हम सिक्योरिटी चाहते हैं। और सिक्योरिटी का उन्होंने प्रस्ताव भी दे दिया। वो ये है कि इस रीजन से अमेरिका बाहर हो, क्योंकि जब से इस रीजन में अमेरिका है, उसने पूरे रीजन में को तहस नहस करके रखा हुआ है। यहाँ के ऊपर मोहम्मद साहब, फिर जो अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई है, जाहिर है कि उन शर्तों को ईरान नहीं मानेगा। मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ और आपसे विदा लूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ से मुझे फोन आ रहे हैं। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, और वो आखिरी बात ये है कि जब तक पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल और उसके अलाइज के ऊपर दबाव नहीं डालेगी, जब तक वो ये आके अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे कि सवाल भी मेरा एक आखिरी सवाल भी है, स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया। क्या आने वाले समय में बाब अल मंदाब को लेकर भी ईरान की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा सकता है? बाब अल मंदब जो है वो ईरान के कंट्रोल में नहीं है। ईरान के कंट्रोल में जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज है। बाब अल मंदब का एरिया जिनका है, वो उनका जो है वो फैसला क्या होगा, वो लोग खुद बेहतर समझते हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात करें, वो सब एक ही बेल्ट में आते सर? नहीं, बाब अल मंदब बेल्ट अलग चीज होती है, किसका वहां के ऊपर कब्जा है और किसका वहां पर कंट्रोल है, ये एक अलग चीज होती है। स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात करें, स्टेट ऑफ हुर्मुज भी खुला हुआ है। अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हम अपने फ्रेंडली नेशंस को, वहां की आवाम के लिए, अभी जिसमें इंडिया भी शामिल है, इराक शामिल है और आपका जो दूसरे देश है वो शामिल है, हम इनको जाने की इजाजत दे रहे हैं। तो ईरान ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के आवाम के लिए, हमारे प्यारे देश के लिए जो है वो आगे बढ़ के उन्होंने, अब इससे बड़ी बात और क्या होगी, उन्होंने खोल दिया रास्ता, आप ले जाइए, यहाँ से बात कीजिए, आपका ये जहाज जाना है चला जाए। इससे आगे बड़ी बात क्या होगी? अब देखना हमको है कि हम अपना बड़ा दिल कब दिखाते हैं, हम कब जो है वो ईरान के साथ खड़े होते हैं। ईरान ने आपकी मुश्किल को देखा, हमारे यहाँ की आवाम की जो मुश्किल देखी, उसको देखते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने परसों ऐलान कर दिया कि आपका ट्वीट आपने देखा होगा, वहां पर एक्स के ऊपर, इस हैंडल के ऊपर जो आया था, कि हम अपने फ्रेंडली नेशंस, जिसमें से रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इराक और पाकिस्तान है, उनके लिए जहाज को छोड़ रहे हैं। अब इससे बड़ी अमन और अमान की पहल और क्या हो सकती है? बस ईरान ने अपनी तरफ से काम कर दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए कि आप ये जो जुल्म पूरी दुनिया में कर रहे हैं, ये अफरा तफरी जो आपकी वजह से दुनिया में फैल रही है, इसको आप खत्म करें। मैं आपसे विदा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि मुझे दूसरी जगह भी जाना था, मेरा टाइम हो गया है। ठीक है मोहम्मद साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। गौरी शंकर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हालात क्या बने हुए हैं और साफ तौर पर मोहम्मद साहब को भी हमने सुना, ईरान अब पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इस युद्ध का अंत भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर सर अमेरिका चाहता क्या है? क्या अब वो समय आ चुका है, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है कि अमेरिका पर दबाव बनाया जाए? ऐसा है कि देखिए, वो आपके गेस्ट चले गए हैं, लेकिन एक ये भी सत्य है, मैं बहरीन में भी रह चुका हूँ और गल्फ कंट्रीज में काफ़ी मैंने ट्रेवल किया हुआ है। वहाँ की जो जनता है और वहाँ के जो रूलर्स हैं, वो ईरान से बिल्कुल डरते हुए उनकी खौफ के अंदर जी रहे हैं। ये अभी नहीं, ये पिछले 2-3 डिकेड से चल रहा है। उनको हमेशा ये डर रहता है कि ईरान, वो छोटे छोटे मुल्क है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वो कभी भी उनके ऊपर हमला करके उनको डिस्टेबलाइज कर सकता है। यही एक कारण था कि उन्होंने अमेरिका के अड्डों को स्वीकार किया अपने सुरक्षा के लिए। तो ईरान जो है वो चाहता है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट पे उनका जो प्रभाव रहे
और उन्हीं का पूरा का पूरा वर्चस्व चले। ये ईरान की एक इच्छा है जो सब लोगों को पता है, और उसी इच्छा के अगेंस्ट में ये जो गल्फ के जीसीसी स्टेट्स हैं वो खड़े होकर के अमेरिका के बेसेज को उन्होंने अडॉप्ट किया, और अमेरिका को कुछ हद तक वो सहयोग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा इजराइल को उन्होंने जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिया हुआ है, तो नेचुरली इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए ईरान के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। और जो तीन इन्होंने जो अपने प्रॉक्सीज बनाए हुए हैं, हुतीज, हमास और हिजबुल्ला, नेचुरली वो भी इजराइल को बार बार थ्रेट देते रहते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ईरान का इस युद्ध में कोई रोल नहीं है। ईरान का भी बैकग्राउंड में काफ़ी रोल है। जिस तरह से रसिया और यूक्रेन वार में यूक्रेन का रोल रहा है, उसी तरह से ईरान का रोल भी वो साइलेंट रोल रहा है, और वो बैकग्राउंड में काम करते रहे हैं। इसी वजह से ये इतनी से आगे बढ़ी है। अगर ईरान में एक मॉडरेट रिजीम होता और लोगों से मिलजुल के और देशों के साथ मिलजुल के कार्य करता, तो ये सिचुएशन यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो आप किसी भी गल्फ स्टेट में जाके देख लीजिए, वो बिल्कुल डरे हुए रहते हैं। और इसीलिए वो अभी न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि ये वार कंटिन्यू रहे, क्योंकि उनको डर है कि इस स्टेट पे अगर ये वार को कंक्लूड कर दिया गया तो ईरान का पूरा वर्चस्व उनके ऊपर आ जाएगा। उनकी जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनके ऊपर ईरान का कंट्रोल होगा, और वो रिलीजियस डोमिनेशन है वो ईरान का हो जाएगा वहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें समझनी चाहिए। दोनों पक्षों को डर है। ईरान को डर है अमेरिका का, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला किया गया, लेकिन वो 5-6 जो देश हैं जीसीसी स्टेट्स, उनको भी उतना ही डर है ईरान का, ईरान के वर्चस्व का। मैं वहाँ रह चुका हूँ, वहाँ के लोग बड़े डरते हैं, इतने डरते हैं कि वो ईरान के अगेंस्ट में कुछ लिखना बोलना कुछ नहीं करते थे। मैं डिकेड्स की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। तो ये भी एक सच्चाई है जो ईरान उसको इग्नोर कर रहा है। तो ईरान का भी इसमें कुछ रोल है, और गल्फ स्टेट्स का भी रोल है, अमेरिका और इजराइल का भी रोल है। तो अब समय आ गया कि सब मिलजुल के बात करें और उस वातावरण को थोड़ा बदलें, जिससे कि हारमोनियसली सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। उसी के लिए प्रयास होना चाहिए, मेरा यही कहना है। ठीक, बने रहिएगा आप सभी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाजंग में ईरान का बड़ा दावा सामने आया। दुबई में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया, ईरान की तरफ से कहा गया। तो एक तरफ अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक हो रहा है, तो ईरान भी अब पीछे अपना कदम नहीं कर रहा। ईरान की तरफ से भी एकाएक करके बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। दुबई में अमेरिकी सैनिकों पर ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। मेहमान लगातार बने हुए हैं। शुभदा जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है, मिडल ईस्ट में पावर बैलेंस चेंज होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय के लिए? शुभदा जी प्लीज ऑडियो अनम्यूट करिएगा। तो ये तो हमेशा मैप ऑफ मिडिल ईस्ट चेंज करने का ये पूरा नक्शा ही था, ये पूरा जर्नी ही था। अब हमारे जो बुजुर्ग को पैनलिस्ट हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनके फैक्ट्स के साथ मैं अग्री नहीं करती, क्योंकि उन्होंने शायद वो पढ़ के नहीं आया है। पहली चीज है, यूएस मरीन्स और 82nd एयरफोर्स डिवीजन जो यूएस का है, उसके कम से कम कुछ हजार से ज्यादा सोल्जर्स ईरान ने कल गिरफ्तार किए हैं कुवैत से। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑलरेडी हो चुके थे। बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो मरे हैं और इजरायली सोल्जर्स जो मरे हैं, जो इनोसेंट लाइफ लॉस्ट हुई है, उनकी ट्रीटमेंट अमेरिकन बेस जो जर्मनी में है वहां पे हो रही है। तीसरी चीज जो मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि अगर हम नाइसिटीज और मोरालिटी की बात करें, क्यों तो इंटरनेशनल लॉ तो काम करता ही नहीं है, और बहुत अच्छे से एक मोरल इवेजन हो जाता है अगर हम नाइसिटीज में पढ़ना चाहें। जहां तक जो चौथी बात गलत बोली है, हमास खत्म हो चुका है। हमास में 9 से 12,000 फाइटर्स अभी भी हैं। अंडरग्राउंड आईडीएफ के चीफ का ये कहना है कि वो अंडर द जो टनल के अंदर जो उनका सिस्टम है, उसको आईडीएफ अभी रोक नहीं पाया है। बॉम्बिंग करना बिल्डिंग्स के ऊपर खत्म नहीं करता गुरिल्ला फाइटर्स को। तालिबान को अमेरिका खत्म नहीं कर पाया था। वहां पे कम से कम 12 से 15 फंक्शनिंग बटालियंस हैं। उनके लीडर अभी इज़ अल दीन अल हदाद हैं, जो अल कासिम ब्रिगेड्स के हैं। उनका पूरा हमास का स्ट्रक्चर जो है डिसेंट्रलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर है। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वेपन्स, वो स्मगल कर रहे हैं वेपन्स। उनकी टनल इकोनॉमी चल रही है, और 1000 से ज्यादा आईडीएफ के जो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस बॉम्बर्स थे वो हमास के पास हैं, और उसको वो रिफर्बिश कर चुके हैं। जहां तक बात रही 2008 से इजराइल के थ्रू
इजराइल के थ्रू हमास को 1.8 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले थे। तो ये बात नहीं है कि आप हमास को सिर्फ एनिमी दिखा दें। उसको फंड करने का परमिशन किसने दिया? बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया। यहाँ दो लोगों के ईगो के कारण पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो तबाह हो रहा है। एक है ट्रंप, जिनको नहीं पता, वो कभी पीट हेग्सेथ को मैक्सलिंगिंग करते हैं, कभी विटकॉफ को करते हैं, कभी जैरेड कुशनर को करते हैं, कभी जेडी वैंस को करते हैं। किसी को नहीं पता कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। फॉरेन पॉलिसी ट्विटर डिप्लोमेसी बन चुकी है या सोशल मीडिया थ्रू डिप्लोमेसी बन चुकी है। दूसरी चीज है, यहाँ के देश क्यों ईरान से नफरत करते हैं या डरते हैं? 1981 में जीसीसी का पूरा जो क्रिएशन हुआ था वो ईरान इराक वॉर में हुआ था। ईरान 8 साल लड़ा था। जहां तक बात रही कि जब कुवैत का इन्वेजन इराक ने किया था, कुवैत का इन्वेजन इराक ने जब किया था तो यूएस एम्बेसडर अप्रैल ग्लास्पी से परमिशन लिया था सद्दाम हुसैन ने, और जब इन्वेजन किया तो यूएस ने डेजर्ट स्टॉर्म कर दिया। तीसरी बात है, क्या इनके पूरे जितने भी एक इरानियन ड्रोन जो बनता है वो $5,000 का हो या $50,000 का हो, लेकिन उसके इंटरसेप्टर्स जो होते हैं वो जो थर्ड और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं जीसीसी कंट्रीज के पास आज, वो 1.2 से 12 मिलियन डॉलर्स के होते हैं। तो इतना लॉस हो चुका है। आज दुबई में, जहां पे 2 दिन से लगातार बहुत बारिश हो रही है, आज दुबई में वर्ल्ड कप है मैदान में, जो हॉर्स रेसिंग इवेंट है, उसमें आज ईरान ऑलरेडी 24 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 37 ड्रोन्स छोड़ चुका है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे अटैक हो चुका है। कुवैत में अमेरिकन सोल्जर्स और ओमान में अमेरिकन सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन चुके हैं। तो बात यहाँ पे मुद्दा आता है कि आईडीएफ के सोल्जर्स क्या ईरान में लड़ेंगे? 1600 किलोमीटर का डिफरेंस है। दूसरा चीज, नेतन्याहू क्यों नहीं देख रहे कि उनके खुद के आईडीएफ सोल्जर्स फटीग में हैं और वो 4 लाख लोगों को वापस बुला रहे हैं रिजर्व आर्मी के लिए, जिनका उनके पास क्षमता नहीं है। 1 बिलियन शकील्स हर दिन इजराइल लूज कर रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करके रखा गया, वहां पे इलीगली अमेरिकन मिलिट्री प्लेन्स पार्क्ड हैं। ये सारा चीज है क्योंकि मैं हर पर्टिकुलर कंट्री में जो रह रहे हैं शुभदा उनसे जी, मेरा वही डेटा सवाल सोर्स यही है कि निकलता है। आखिर इस वॉर में नुकसान सभी को है। आखिर ये ईगो इतनी बड़ी चीज है कि कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने यूएई पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। यूएई पर 37 ड्रोन से भी ईरान ने हमला किया है। तो ये बड़ा अटैक सामने आया है, ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान ने यूएई पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और आपको बता दें कि अब जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, 37 ड्रोन से भी ईरान की तरफ से ये हमला किया गया। तो लगातार रुक रुक कर ये अटैक किया जा रहा है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहे। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर आप इस वॉर में यूएस की भूमिका को कैसे देखते हैं? सर, आपको नहीं लगता कि यूएस को सक्रिय होकर इसमें दखल देना चाहिए? देखिए, वॉर कहीं भी होता है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, राइट? वॉर की वजह से यू पुश पावर्स टू नेगोशिएटिंग टेबल एंड दे टॉक एंड डिस्कस एंड रीच ए सेटलमेंट। यहाँ बैठकर या दुनिया बैठकर जो हम लोग निंदा करते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये वीक लोगों का रिफ्यूज है दुनिया में, नेचर का लॉ है, पुटिंग लॉ समवेयर एल्स। लेकिन एक दफ़ा वॉर शुरू हो गई है तो साथ साथ जैसे ये 30 दिन का होने को आया है, डिप्लोमेटिक एफर्ट भी जरूर चालू हैं। वो डिप्लोमेसी टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर से या ट्विटर से नहीं होती है। यूएस प्रेसिडेंट भले कुछ ट्वीट करते रहे हों फॉर हिज ओन पॉलिटिकल पर्पस, दैट इज सेपरेट। सो बात तो नेगोशिएशंस की है, इस स्टेज में ज़रूर चल रही है। जो भी ईरान के लोग हैं, जो भी अभी वहाँ पे सत्ता में है, जैसे बात लग रहा है वहाँ जो असेंबली के जो स्पीकर हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। फैक्ट कि आप कह रहे हैं ये मेरे 15 पॉइंट हैं और वो आपको जवाब में दे रहे ये हमारे 5 पॉइंट है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग, हम पीछे पीछे बात कर रहे हैं। और उसको कहते हैं, जब नेगोशिएशन कहते हैं बैठना, आपकी जो पोजीशन मैक्सिमलिस्टिक होती है, हम वो चीज़ मांगते हैं जो कि संभव शायद नहीं है, हमें पता भी है। तो मेरा ख्याल है ज़रूर कुछ सेंस नज़र आएगा और वाटर विल फाइंड इट्स लेवल, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रिपरेशन की बात हो ईरान की, या रेजीम चेंज की बात हो, या कोई और बात हो। उसमें कई सारे मुद्दे हैं जो विशेषज्ञ इसके बताते हैं, ताकि इस विषय पे चर्चाएं होती रहती है। और बात सही है
ये जो माहौल बना है, ईरान ने चाहा है कि इसको जितना बड़ा बना सके अच्छा है। एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पे, सप्लाई चेन के नाम पे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान ही नहीं, साथ में पूरे गल्फ स्टेट्स आ गए हैं और एनर्जी की जो वॉर शुरू हो गई है हॉर्मुज़ की वजह से करीब करीब पूरा विश्व आ गया है। उसमें कुछ लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं जो पेट्रोलियम का जो उतना इंपोर्ट यहाँ से नहीं होता है या जो उसमें सक्षम है या कहीं और से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एशिया के लोगों को, इंडिया है, हम लोग हैं, चीन है, कोरिया है, साउथ, ज़्यादा फर्क पड़ता है, ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। और जब वॉर होती है तो कई ट्राइंग भी होती है, तरह तरह के स्टेक होल्डर, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी बात हो रही थी हूती और बाबल मंडप बंद कर देगा। अरे भाई, एक प्रॉक्सी कितना कर सकता है? आफ्टर ऑल हूती और हिजबुल्लाह और हमास जो कहते हैं एक्सिस ऑफ इविल फ्रॉम द वेस्टर्न थर्ड, वो तो प्रॉक्सीज ही रहे हैं, तो उनकी हरकत करने की चीज़ें भी कम है। तो जहाँ तक वॉर का सवाल है, ज़रूर ये कोई निर्णायक स्टेज पे पहुँचेगा। ठीक है जी। ये शायद अगर जैसे अमेरिका में भी खुद पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, $3 प्रति गैलन से $4 हो गई है। अगर ये और बढ़ जाती है तो जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनको असर पड़ेगा। अगर अमेरिका के इकोनॉमी में इसका असर पड़ना शुरू होगा कि इसका तो असर जो है हर एक व्यक्ति पर पड़ेगा। गौरी शंकर साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है सर, नेगोशिएशन के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है वो सफल हो पाएगा? क्या वाकई अमेरिका और ईरान वन टेबल टॉक के लिए रेडी हो पाएंगे? कि अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी ये वार अभी प्रोलोंग होगा, कम से कम 2-3 वीक में भी 1 or 2 months इट कैन कंटिन्यू। और उसके बाद जब बिल्कुल उनकी जो एग्जॉशन की पोजीशन आएगी, जब पूरी की पूरी कंट्रीज अपनी शक्तियों को खोने के कगार पे आएंगे, तब जाके वो टॉक्स के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ईरान जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो अपना अपमान के सहन करके वो एग्रीमेंट नहीं करेगा। सर, अमेरिका कहता है कि सिविलाइजेशनल स्टेट है कि अगर ये युद्ध साल भर से भी ज्यादा चलेगा तो हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम ये लड़ेंगे। लेकिन क्या वाकई ईरान में इतना दम है कि वो साल भर तक लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, ईरान में टेक्नोलॉजी नहीं है, वेपन्स नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन लड़ाई सब इन्हीं चीजों से नहीं होती है। लड़ाई तो जो है वो अपने मनोबल से, अपनी इच्छा बल से भी होती है। तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे है ना, जिसको गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, उस वारफेयर में ये कन्वर्ट हो सकता है। उसमें जो इनके प्रॉक्सीज हैं वो इधर उधर हमला करेंगे, गल्फ स्टेट्स पे, इजराइल पे, कुछ ईरान हमला करेगा, तो ये प्रॉक्सी वार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टेट के बाद में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इतना आगे बढ़े, क्योंकि वो बहुत बड़ा दलदल होगा, फिर उसमें महीनों गुजर जाएंगे। अभी एक समय है कि दोनों साइड कुछ झुकें और बातचीत के जरिए आगे बढ़े। नहीं तो ये दलदल में अमेरिका भी फंसेगा, इजराइल भी फंसेगा, गल्फ स्टेट भी फंसेंगे और ईरान भी फंसेगा, और सभी देशों को आर्थिक नुकसान होगा। उनकी पॉपुलेशन में बहुत लोग मारे जाएंगे, मासूम लोग। इसमें ऑलरेडी हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है, हमास की एंट्री हो चुकी है, हूती की भी अब एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, ये एंट्री तो पहले से ही थी, हूती की अब पहले हुई है, कल से हुई है हूती की, अदरवाइज ये दोनों तो बहुत पहले से थे, हमास और हिजबुल्लाह। तो ये तो ईरान जो है इनको जहां तक हो सकेगा सपोर्ट करेगा, इनको प्रमोट करेगा, इनके वेपन्स रिप्लेनिश करेंगे, क्योंकि ईरान ने भी पिछले 4 दशकों से इस तरह के युद्ध की तैयारियां की हैं। तो इन्होंने स्टॉक पाइल्स, अपने जो बंकर्स हैं जो पहाड़ों में बनाए हुए हैं, उनके अंदर स्टॉक पाइल्स बना के रखे हुए हैं। अदरवाइज तो अमेरिका कह रहा था कि हमने उनके सारे जो लॉन्चर्स हैं उनको खत्म कर दिया, मिसाइल स्टॉक पाइल्स को खत्म कर दिया, तो फिर वैसे ईरान हमला कैसे कर रहा है? नेचुरली उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे छुपा के रखे हुए हैं जो इन लोगों को पता नहीं चल रहा है, और ये उनको ट्रैक करके अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के हमले चलते रहेंगे, बीच बीच में एक दूसरे को डराते रहेंगे, और वार की एंडिंग मेरे को अभी नजर नहीं आ रही है। कम से कम 1 महीना तो चलेगा, मेरा ये प्रिडिक्शन है कि अभी 1 महीना चलेगा,
और जब दोनों तरफ के लोग थक जाएंगे तब जाके वो बातचीत के लिए आगे आएंगे, इससे पहले नहीं। ठीक है शुभदा जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है, जैसे कि गौरी शंकर जी ने भी जिक्र किया, अभी ये वॉर चलेगा, क्या ईरान घुटने टेक देगा अमेरिका के सामने, या फिर स्टेट ऑफ हार्मूज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका घुटने टेक सकता है? देखिए, घुटने टेकने के लिए तो दोनों पक्ष तैयार नहीं है। ईरान भी इसको ज्यादा बढ़ाना चाहता है ज्योग्राफिकली, ये फूड सिक्योरिटी, ऑयल सप्लाई चेन और फिर इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि आपका इंटरनेट केबल्स, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। एल्यूमिनियम, स्टील, हीलियम, ब्रोमिन, इन सब का, अमोनिया, यूरिया, तो ये सारी चीजें आएंगी, सिर्फ ऑयल नहीं आएगा। दूसरी चीज, आज के दशक में, आज जिस जीवन में हम रह रहे हैं उसमें मॉरल थॉट रखना वीकनेस नहीं है। स्पाइन होने के लिए बहुत प्राइस पे करना पड़ता है। और वेस्टर्न नैरेटिव को क्वेश्चन करते हुए मैं ये बोलूंगी, जो हम बहुत इजीली कोलोनाइज्ड हो जाते हैं वेस्टर्न नैरेटिव से, तो हुथीज जो हैं अंसर अल्लाह, जो लेट 90s में बनी थी, उनके पास 2 लाख फाइटर्स हैं, 70% येमेनी पॉपुलेशन है उनकी, इंक्लूडिंग जो सना जो कैपिटल है जहां आज सुबह सुबह इजराइल पे अटैक हुआ है। 2 साल से वो कम से कम 1800 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पे डाल चुके हैं। नेतन्याहू को असैसिनेट करने का भी उन्होंने कोशिश किया था 1.5 साल पहले। उनके पास टाइफून मिसाइल्स है जिनका रेंज है 1900 किलोमीटर, उनके पास सुमार क्रूज मिसाइल्स है जिनका रेंज है 2000 किलोमीटर, उनके पास समाद 4 अटैक यूएवी है जिसका रेंज है 2500 किलोमीटर। वो मैरीटाइम वॉरफेयर में माहिर हैं, उनको आप अंडरस्टिमेट मत कीजिए। बूबी ट्रैप करके रिमोटली गाइडेड वेसल्स वो बाबल मंडप में डाल सकते हैं, इंटरनेट केबल्स वो काट सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल्स वो यूज कर सकते हैं, अंडर वाटर माइंस उनको लगाना आता है। तीसरी चीज है, बहुत ही आसान है पूरा वेस्टर्न नैरेटिव में बोलना कि हूथीज, हमास, हिजबुल्ला। अरे भाई, अगर आप मिडिल ईस्ट को जानते हैं तो पीएमएफ का भी बात कीजिए ना, पीएमएफ का भी बात कीजिए। ये पूरा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है 67 शिया ग्रुप्स का, जिनके जो चीफ हैं वो है अदू फदाक अल-मुदावी। उनका 2.8 लाख लोग हैं पीएमएफ के ऊपर जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका बजट जो उनको इराकी गवर्नमेंट से मिलता है वो 2.6 बिलियन है, और उसके 3 विंग्स हैं, खिताब हिजबुल्लाह, असल बाय अल-हक और तीसरा बदर ऑर्गेनाइजेशन। ईरान का टेक क्या होगा इस पर, लेकिन शुभदा जी, गौरी शंकर जी, ब्रिजेश जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।